अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हर गुजरता दिन एक नई तब्दीली लेके आता है। कभी उन्हें लगता है कि साइफर केस में उनको इंट्रा कोर्ट अपील मिलने के बाद, मंजूर होने के बाद एक अच्छा दिन मिला है, और कभी उन्हें ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब उन्हें ये कह दिया जाता है कि क्या ही अच्छा हो कि आपका इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए, और साथ ही अल्टीमेटम भी दे दिया जाता है कि 20 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए जाएं। लेकिन ये बात भी डिबेटेबल है कि आया कितनी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूद हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा सकी हैं। सर फहरिस्त जमातों की अगर बात करें तो उनके ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान नजर आता है और इलेक्शन कमीशन खामोश नजर आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी मुस्तकबिल है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है कि क्या वाकई बल्ले के निशान के साथ बैलेट पेपर के ऊपर पीटीआई जा भी सकेगी या फिर नहीं। इसी पर प्रोग्राम के पहले से हम बात करेंगे। बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शाह साहब हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं के साथ ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद जुबैरी साहब ने। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं पहले आबिद जुबैरी साहब सर आपसे जानना चाहूंगी, सर ये फरमाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक अल्टीमेटम नुमा हुक्म दिया गया है कि 20 दिन में आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दें, सर नोटिस उनको कई दफा मिल चुके थे, बारहा कहा जा रहा था, लेकिन सर क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसी तरह टाइटली कंसिडर किया गया या सिर्फ पीटीआई के साथ ये किया जा रहा है, और जस्टिफाइड कितना है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं एक प्रोग्राम में था अभी कंवर दिलशाद साहब के साथ, तो मुझे पता लगा कि इनको कई नोटिसेस मिले थे जिसका इन्होंने जवाब दिया, और कोविड की वजह से इनको एक्सटेंशन भी मिली थी। इन्होंने अपने इलेक्शन कराए, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से मैंने जजमेंट उनकी ऑर्डर नहीं देखा, जो 2 महीने के रिजर्व रहने के बाद उन्होंने अभी आज अनाउंस किया। उसमें उन्होंने कहा है कि जी आपके अपने आइन के खिलाफ आपने इलेक्शन किया, आप दोबारा कराए 20 दिन में, वरना सेक्शन 215 के तहत आपका सिंबल जो बल्ले का सिंबल है वो भी आपसे चला जाएगा। तो अब देखिए, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि देखिए मुझे नहीं पता इस मुल्क में और जितनी जमातों में इलेक्शंस हुए या इलेक्शन कमीशन ने उनको सही से देखा या उनके बारे में उनको भी परखा। मेरे ख्याल से तो सिर्फ वाहिद जमात जो इस मुल्क में इलेक्शन कराती है सही से, आई थिंक वो तो जमात इस्लामी है, जिसके इलेक्शन होते हैं उनके लीडरशिप उसी तरह इलेक्ट होती है। ज्यादातर तो जमातें हमारी मारूसी सियासत पे चलती हैं, तो मुझे नहीं पता कि, लेकिन आप देखिए टाइमिंग, आप देखिए इलेक्शन कमीशन का आज उनको देना, उनकी लीडरशिप, टॉप लीडरशिप गायब है, उन पे हर तरह का इताब है, हर किस्म के मामले में इन्वॉल्व है, उनके चेयरमैन डिस्क्वालीफाइड हैं। तो ये इस करने का मतलब यही है कि उनको बेसिकली इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश है। लेकिन अफसोस इस बात का है, और कंवर दिलशाद साहब खुद भी सेक्रेटरी रहे हैं, बड़ा सीनियर सेक्रेटरी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, के आज भी फैसला आया, इजाफी नोट दिया जस्टिस अतर मिनल्लाह ने, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम नहीं किया, उन्होंने आइन तोड़ा। जो खुद मुमलिकत गवर्नर सबको इसका इल्जाम ठहराया, बिल्कुल जी जी साहब, लेकिन उन्होंने कहा इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम था। इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन तो मुतवातिर आइन तोड़ता हुआ आ रहा है, आज खुद तो इलेक्शन कराते नहीं और दूसरों से कह रहे हैं इलेक्शन कराओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर उन्होंने खैर ये भी कहा था कि 90 रोज में ये करवाना, सदर मुमलिकत गवर्नर इलेक्शन कमीशन, उन्होंने एक जनरल बात की, लेकिन बात उनकी बिल्कुल जस्टिफाइड थी। इसके बाद आपने पूरी जजमेंट नहीं पढ़ी, पूरी जजमेंट पढ़े। उन्होंने खास तौर पे कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम नहीं किया। अगर सदर तारीख कर दिए, और आप देखिए सदर ने तारीख दी नहीं थी, उसने तारीख ना देने की वजह ये थी इलेक्शन कमीशन उनसे मिलना ही नहीं चाहता था। उसने खत लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कि मैं आपसे मिलना ही नहीं चाहता। सर ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर ये भी तो डिबेटेबल है ना कि हमने लेजिस्लेशन करके सदर मुमलिकत के हाथ बांध दिए थे, हमने जो कमांड है किसी और को दे दी थी। लेकिन चले हम टॉपिक से हट जाएंगे। नहीं, वो ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आर्टिकल सेक्शन 57 जो है जिसके अंदर अमेंडमेंट की गई थी वो भी शुरू होता है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 के तहत सदर की इख्तियार है, और यही सुप्रीम कोर्ट और सब ने कहा, और हमने पहले भी हमेशा यही बात कही कि सदर का इख्तियार था, उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। जब उन्होंने करना चाहते इलेक्शन कमिश्नर का हम बात ही नहीं करते आपसे। तो सर क्या ऐसे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन कहते जाए हम बात नहीं करते और फिर सदर साहब चुप करके बैठ जाएं? उन्होंने कहा अब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं कराया, अभी उन्होंने सदर से बात नहीं की, तो कोर्ट को भी देखना चाहिए कि आइन किसने तोड़ा, किसने आइन की बात। आज उन्होंने कहा है 90 दिन के अंदर जिसने इलेक्शन नहीं कराए उसने आइन तोड़ दिया। ये है इजाफी नोट जस्टिस इख्तिलाफी नोट नहीं है, इजाफी नोट है, इख्तिलाफी नहीं है, क्योंकि तीनों जजों ने ऑर्डर साइन किया था। मैं सुप्रीम कोर्ट बार पटिशनर थी इसमें, और मैं सदर था उस वक्त जब मैंने आर्ग्यू किया था ये केस। कोर्ट ने क्लियर कहा कि उनके इजाफी नोट में क्लियर हो गया कि ये आइन इनका काम था, इन्होंने आइन तोड़ा है। ये इजाफी नोट में लिखा है, पढ़ने इस पे सर क्विकली अगर मुझे ये भी बता दें कि जो उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स दिए, इसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
कोर्ट को करनी चाहिए, बिल्कुल। मैं तो कोर्ट को यही कहता करनी हूँ, कोर्ट ने पहले भी जब इन्होंने आइन तोड़ा, पिछली जजमेंट्स आई, चले एक जजमेंट डिबेटेबल थी कि उसमें 4 थी या 2-3 का फैसला था, लेकिन सिप्तैन खान का केस तो था जो जिसमें 14 मई को इलेक्शन कराना था। ये अब चले खरी, अब तो वक्त की बात हो। और अब देखिए 90 दिन के इलेक्शन नवंबर में नहीं हुए और अब 8 फरवरी को हो रहे हैं। और ये भी जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा है कि ये जो है ये बिल्कुल ये आइन टूट चुका है यहाँ। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बहुत से सवाल कमर दिलशाद साहब, सर जुबैरी साहब उठा चुके हैं। पहले तो ये फरमाएं कि चलिए पीटीआई को तो आप कह दें कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, 20 दिन में करवाएं सर, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो नहीं करवा रही ना। नून ने नहीं करवाए, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी से कोई पूछ नहीं रहा। मतलब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्यों ये सलूक नहीं हो रहा जो पीटीआई के साथ हो रहा है? उन्होंने बड़ी मंतकी बात कही है, बहुत अच्छे पसे मंजर के हवाले से। जुबैरी साहब अच्छी बात करते हैं सर, मंतक के साथ ही करते हैं, तभी तो चुप करवा देते हैं। मैं कमर दिलशाद साहब से सीखता हूं। मैं शागिर्द नहीं। सर हम आपके शागिर्द हैं, आप बेफिक्र रहें। जी सर। ठीक है कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दरमियान में गेम खेलते रहे और सबसे बड़ा उभरता बंदियाल साहब के दरमियान में आते रहे, लेकिन बाहर मतलब किस्सा माजी का हिस्सा किस्सा बन गया। अब तो 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। जहां तक तहरीक इंसाफ का सवाल है ना, ये आज इलेक्शन कमीशन ने बड़े नरम लहजे में एक गाइडलाइन दी है उनको कहा है कि जनाब जो आपने इंतखाबात करवाए हैं वो सेक्शन 208 और 207 की खिलाफ वर्जी की है, उसके मुताबिक आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, तो आप इन दोनों सेक्शन 207 और 208 को मद्देनजर रखते हुए आप इंतखाबात करवा लें। 20 दिन तो बड़ा अरसा होता है, एक हफ्ते में इंतखाबात हो जाएगा। जिस तरह बाकी सियासी पार्टी ने इंतखाबात करवाए उसी अंदाज से तहरीक इंसाफ भी अपने इंतखाबात करवा लेगी। तो सबसे बड़ी अहम बात जो है जावेद जुबैर साहब ने भी एक प्रोग्राम में की, आज भी कही है, वो जो हर पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पार्टी का सबसे बड़ी अहम डॉक्यूमेंट्स होती है, जिसमें आईन पाकिस्तान का आर्टिकल यानी हमारा आर्टिकल या इलेक्शन एक्ट पर दखल अंदाजी नहीं कर सकता। पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक अगर वो इंतखाबात करवा दिए हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फैसला मानना पड़ेगा जिस अंदाज से भी इंतखाबात हो रहे हैं। ये पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी अहमियत होती है। उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 205 जो है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखा जाए। तो ये 10 दिन में 15 दिन में इंतखाबात करवाएं और जहां तक पार्टी का ये सिंबल तो बरकरार रहेगा, सिंबल तो आपके पास ही रहेगा, लेकिन पार्टी के इंतखाबात जो है वो करवा ले। वो इस लिहाज से कि ये बहुत जरूरी है इंटर पार्टी इलेक्शन करवाना। जैसे उन्होंने इतराजात किए, उन्हें इतराजात का जवाब दे दें। अगर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जाती है तो टाइम जाया करने वाली बात है। सर इसमें कमर साहब, सर मुझे एक सवाल की इजाजत है। एक तो ये कि क्या अगर पीटीआई चेयरमैन को वो एज ए चेयरमैन दोबारा कंसिडर करते हैं तो इसमें फिर क्या किसी को एतराज होगा, क्योंकि अभी तक कुछ साबित तो उस तरह नहीं हो सका है, लेकिन वो जेल में है। तो एक तो उनका फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप गाइड कर दें कि क्या होगा। दूसरा सर इन्होंने जो अभी हवाला दिया अतहर मिनल्ला साहब का जो इजाफी नोट है इलेक्शन के हवाले से जो फैसला आया उसमें, सर उसमें जो उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है कि ये जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन की, जैसे वो खुद में भी डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन से कोई क्वेश्चन कर सकता है, अदलिया कर सकती है, सदर मुमलिकत कर सकता है कि जी आपने ये काम क्यों नहीं किया ऑन टाइम? अदलिया कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास तो वाज़ेह इख्तियारात है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये जो कहा जाता है ना कि अब जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसमें पार्टी का अगर नाहिल भी हो जाए, डिस्क्वालीफाई भी हो जाए, सजा भी हो जाए, तो पार्टी की सरबराही उनके पास रहेगी। ये जो हमारा पुराना एक्ट था ना 2017 से पहले, उसमें ये जो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट तो 2002 का, उसमें लिखा हुआ था अगर पार्टी के सरबराह को या किसी को भी कन्विक्टेड हो जाए तो पार्टी की सरबराही नहीं ले सकता। लेकिन 2017 में ऐसी कोई शिकनियत तमाम निकाल दी गई है। अब इमरान खान को सजा भी हो गई है या सजा हो जाएगी, वो पार्टी के बाकायदा सरबराह रहेंगे। आबद जुबैरी साहब इसके बारे में इत्तेफाक करेंगे कि बाकायदा उस इलेक्शन एक्ट में कोई शिक नहीं है कि जी पार्टी के सरबराह को अगर सजा हो गई है तो पार्टी सरबराह नहीं रहेगा। इसमें शिक खत्म कर दी गई है 2017 में। इस लिहाज से वो पार्टी के सरबराह तो रहेंगे, बेशक सजा हो जाए तो टिकट भी दे सकते हैं। पार्टी के इलेक्शन तो लड़ने की बारे में वो अदलिया फैसला करेगी, वो इलेक्शन लड़ सकते नहीं लड़ सकते, लेकिन पार्टी के सरबराह वो रहेंगे। और पार्टी का इंतखाबात करवा दें जैसे बाकी सियासी पार्टी इंतखाबात करवाए हैं,
उसी अंदाज से वो भी करवा दें। बिल्कुल अब जो ठीक। इंतखाबात करवाएंगे तो इलेक्शन कमीशन को तस्लीम कर लेगा उसको। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इलेक्शन में इतनी बात नहीं जाएगा कि पार्टी के सरबराह के बारे में बात करें। चलें, बिल्कुल ठीक। मैं वापस सर आपकी तरफ आती हूँ। जुबैरी साहब, सर ये एक आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और सवाल साइफर के हवाले से करना चाहूंगी। सर, जब इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर हुई पीटीआई की तो बजाहिर काफी खुशी की लहर नजर आई पीटीआई के अंदर, लेकिन फिर कुछ लोगों की ये भी राय थी विद द पैसेज ऑफ टाइम के ये केस इनको मजीद फंसा देगा, और कुछ लोग तो इसको बड़े क्रूशल सजा तक लेके जा रहे थे कि बड़ी सख्त किस्म की सजा भी खान साहब को हो सकती है इस केस में आगे चलकर। अब ये जो सर इसमें कहा गया है कि 30 दिन के अंदर ये सब कुछ होना है, आपके ख्याल में ये क्या थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है जज के ऊपर भी और इस कोर्ट के ऊपर भी कि फौरी स्पीडी ये इसको प्रोसीड किया जाए? मैनेज कैसे हो सकेगा, और क्या वाकई पीटीआई के लिए रिलीफ पैदा हुआ है या और मुश्किल बढ़ गई है? सर देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात है कि उनकी एक दरखास्त ये भी थी कि जज को तब्दील किया जाए, वो जज तब्दील नहीं हुए। एंड और एक और जो चीज थी वो बाकी, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर थी वो ये है कि पूरा ट्रायल जो अब तक हुआ है वो और जेल के अंदर हुआ उसको कलअदम करार दे दिया गया है। तो हर चीज अब दोबारा से शुरू हो गई। आपको याद होगा कि इसमें शायद कुछ एविडेंस भी रिकॉर्ड कर ली गई थी, तो वो सब चीजें अब खत्म हो गई। अब दोबारा से इनको डिनोवो यानी दोबारा से इसको शुरू किया जाएगा और फिर इसमें होगा, और ये अब ओपन कोर्ट में होगा। आर्टिकल 10A को मद्देनजर रखते हैं और सेक्शन 352 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो कहता है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। तो ये चीजें, लेकिन देखिए मैं समझता हूं कि साइफर केस बिल्कुल एक कमजोर केस है जिसके अंदर मैं नहीं समझता कि वो उसमें होगा। मैं अगर इनको करूं तो इनके वकीलों को चाहिए कि इस केस के चलने को, इस केस की FIR को, इस केस के चालान को ही चैलेंज करें कि जी ये इसमें तो केस बनता ही नहीं है जो ये केस बनाना चाह रहे हैं। उसकी तरफ मुझे नहीं मालूम कि इनके लोगों ने वो चैलेंज किया है। इस केस को इसको चलाएं, इसी के अंदर इसको जज के सामने एप्लीकेशन दें कि ये जो चालान है इसको कॉश करें आप, या पटिशन दाखिल करें कोर्ट के अंदर, इसको चैलेंज करें। मुझे नहीं मालूम उन्होंने ये किया है, क्योंकि मैं नहीं समझता साइफर केस में वो जान है या वो उसमें वो होगी सेक्शन 5 और सेक्शन 9 की वायलेशन है ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो ये चीजें अब उनके बुकला बेहतर बता सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने गाइडलाइन जरूर दी है। ठीक है, मैं कमर दिलशाद साहब से एक क्वेश्चन आपसे नून लीग के पर्सपेक्टिव में करना चाहूंगी। सर ये बताएगा कि वैसे तो पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी कैंपेनिंग कर रही हैं सर, लेकिन जो नून लीग है जो इस वक्त रूहे रवां है तकरीबन अगली इलेक्शन कैंपेन में, या लीड कर रही है बाकी पार्टीज को भी सर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के केसेस अगर क्लियर होते हैं तो वो सही मायनों में इंतखाबी मैदान में उतर सकेंगे, वरना वो भी अभी डामाडोल है उनका भी कि आया वो कंसिडर होते हैं नहीं होते। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बता सके कि क्या उनकी पोजीशन स्टैंडिंग रह जाती है अगर उनके केसेस चल रहे हों, क्या वो इंतखाबी मुहिम में और फिर कंटेस्ट करके वजारत उज़्मा की कुर्सी तक जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते? वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठने का फैसला तो 8 फरवरी को आवाम करेगी। बाकी तो सब आप देखते रहें, तो आप देखने की तो आदत होती है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सेक्शन 232 में जो तरमीम की गई है ना पार्लियामेंट ने, वो आइन के आर्टिकल 63(1) और 62 के से इनराफ किया गया है। उसमें वो फैसला किया आइन ने किया है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाहिली हुई है और आर्टिकल 63(1) के तहत वो जो है उनको सजा हुई है। ये लिहाजा ये फैसला जो है ये सेक्शन 232 में तरमीम करना जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है, कानून में। सर मैं यही पूछ रही हूँ कि वो तो अमेंडमेंट की थी, वो आज भी उनसे पूछे नून लीग से तो वो कहते हैं जी वो तो उनकी 5 साल की सजा हो गई थी और वो 5 साल तो खत्म हो गए, तो अब तो वो बिल्कुल क्लियर है। वो तरह वो सियासी पार्टी के रहनुमा जो फैसला करे वो करें, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। अगर किसी वजह से अगर हमारा ये सेक्शन 232 के तहत कागजात नामजदगी जमा हो भी गए और रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी वजह से तस्लीम भी कर लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस जाएगा, किसी हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। तो वहाँ ये सारी बातें हो जाएंगी कि जनाब ये आइन की खिलाफवर्जी है कि नहीं है। तो ये मामला इतना आसान नहीं है, बड़ा सीरियस केस है। इसमें आइन और कानून सब इसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अहम फैसला आएगा, क्योंकि ये उमर अता बंदियाल जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के जमाने में उनको ताहयात नाहिल कर दिया था। 5 जानते हैं अभी जुबैरी साहब, 5 जजों के बाद अभी 5 जजों ने फैसला किया था। तो ये फैसला इतना आसानी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं कर सकती। सेक्शन 232 के तरफ जो है वो भी अमल दरामद नहीं होना। असल बात 63, 62 है। वो आइन का आर्टिकल के को किसी एक्ट में तब्दील नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक। ये हमारे आबद भाई साहब बता देंगे आपको।
सर वक्त खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और नशिस्त के लिए मैं ये सवाल छोड़ देती हूँ। आप ज़ुबैरी साहब, कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीन बड़ा बारीक नुक्ती जाते जाते कमर दिलशाद साहब ने हिंट दे दी है, लेकिन अब देखना यह है कि इस नुक्ते को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज अ ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करती है या फिर नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इंतखाबी मुहिम में तो मौजूद हैं, लेकिन नजर उनकी जमात की वजारत उज़्मा की कुर्सी पर है। अब उस पर पहुंच पाते हैं या फिर नहीं, ये पीपल्स पार्टी के मुकाबला करने के ऊपर डिपेंड करता है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी पर डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां एक जमात के ऊपर ज़र्ब लगाने की या क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है, मुमकिन तौर पर यह कहकर कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर नहीं करवाए तो बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। वहीं दूसरी जमात ऐसी है जो कि ये कहती है कि हमने कभी झूठ की सियासत ही नहीं की। थरकोल मंसूबे की अगर बात करें तो वो हमने बनाया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही घंटों में सिंध से वजीर आला की तरफ से, जो कि साबका है, तरदीद आ जाती है और ये कहा जाता है कि वहाँ मौजूद 3 में से 2 मंसूबे तो खुद पीपल्स पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। यकीनन नवाज शरीफ साहब जो कुछ कह रहे हैं उसका काउंटर आर्गुमेंट के तौर पर पीपल्स पार्टी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल प्ले कर रही है, लेकिन किस हद तक ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्टांस पर कायम है। फिर जरदारी साहब ने आज जो इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया कि आजकल की जो नई पौध है, जो नए सियासतदान है या जो जवान खून है, वो बुजुर्गों को ये कहते हैं कि आपको तर्ज सियासत नहीं आती। यकीनन उनका इशारा बिलावल साहब के बुजुर्ग सियासतदानों के स्टेटमेंट पे था। इसी पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ आलम साहब। इम्तियाज़ साहब से थैंक यू सो मच, आप एक मरतबा फिर सर हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, ये आखिर हो क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को तो नहीं कह रहा कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा रहे, नून लीग के ऊपर तो लबकुशाई नहीं कर रहा, लेकिन पीटीआई के बारे में कि जी 20 दिन में अगर आपने ये ना किया तो आपसे इंतखाबी निशान भी ले लेंगे। सर इतनी नजरे करम क्यों है पीटीआई के ऊपर? वो तो आपने खुद कह दिया कि नजरे करम है। बिल्कुल सर। और कभी नजरे करम थी तो वो अब नजरे जबर बन गई है। तो ये जमाना बदलता है, किरदार बदलते हैं, किरदारों के बारे में रवैये बदलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी पार्टी में भी पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, और ये जो इंतखाबात होते हैं ये सारे जाली और कागजी कार्रवाई सेक्रेटेरिएट में बैठकर की जाती है, और पार्टियां बुनियादी तौर पर बन गई हैं, चंद शख्सियात या किसी खानदान के गिर्द जमा हो गई हैं और वो एक खानदानी एंटरप्राइज के तौर पे चलती है। मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नवाज इसेंशियली एक क्लासिक मिसाल है एक फैमिली एंटरप्राइज, जिसके सिर्फ 5 लीडर हैं जो खानदानी लोग, उनके अपने खानदान के लोग। पीपल्स पार्टी चलती है भुट्टो की लेगेसी पे, और उसमें काफी डेमोक्रेसी इनर है, लेकिन इलेक्शन उनका भी जाली होता है। फिर जब पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से निकाला गया बाहर तो पीपीपी 4 पीपीपी रजिस्टर कराई गई और तीर का निशान लिया गया और दोनों पार्टियों को रखा गया। अब बिलावल जो है वो ट्रिपल पी के चेयरमैन है और जरदारी साहब जो पार्लियामेंट्री पीपीपी है उसके चेयरमैन है। तो लेकिन आज जो उनकी जरदारी साहब बड़ी नफीतुली बातें करते हैं और बड़े जीरक भी हैं, और लेकिन आज लगता यह है कि घर में नई नस्ल जो है वो बगावत पे आमादा है। बिल्कुल। उन्होंने कहा, जनरलाइज किया कि भाई किस घर में बाप को नहीं कहा जाता, आपको मालूम नहीं है, आप आउट ऑफ डेट हो गए हैं। सर नहीं, उनके चेहरे से वो नाराजगी नजर आ रही थी कि शायद वो और बिलावल वाकई एक पेज पर नहीं है। जी नहीं, नाराजगी तो उनकी बेबसी जाहिर हुई। उन्होंने कहा कि अगर मैं उसे कहूँ तो कहेगा अच्छा फिर आप सियासत कर ले, मैं घर बैठता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा। बिल्कुल सही। उनके पास बिलावल का ऑल्टरनेटिव नहीं है, और मैं समझता हूँ कि बिलावल जो है ज्यादा आसिफ अली जरदारी से ज्यादा मैं समझता हूँ इंटेलिजेंट है, और वो ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं। आज जो इकोनॉमिक्स में जो ख्यालात मैंने सुने, बड़े उनके इधर उधर की चीजें जमा की हुई हैं जरदारी साहब, लेकिन उनके पास ख्यालात बड़े शाइनिंग भी हैं, इम्तियाजी भी हैं, जिस हिसाब से उन्होंने बहुत सी नई बातें की है डेवलपमेंट के हवाले से। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो बिलावल लाइन ले रहे हैं वो असल में ये मसला जनरेशनल फर्क है। ठीक। ये पिछली जो हमारी जनरेशन थी
लीडरशिप की, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उन्हें नई नस्ल के पसंदीदगियाँ, उनकी ख्वाहिशें, उनकी उमंगें, उनके इज़्तिराब, उनके दुख, उनकी बेउम्मीदियाँ, उनकी उम्मीदें, उसका कोई अंदाजा नहीं है इन्हें। और ये मैं समझता हूँ कि चूंकि बिलावल का ताल्लुक भी नई जनरेशन से है, इसलिए वो महसूस कर रहे हैं और कह भी रहे हैं। ठीक। अच्छा इम्तियाज साहब, सर ये एक सवाल की सर इसी मैं में नहीं समझता कि जरदारी साहब को जी यूं ही वो कोई बात को बिल्ड करते हैं बयानिया, जरदारी साहब को उनके बयानिए से की हवा नहीं निकालनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे एक सवाल की इजाजत दें जी, मुझे एक सवाल की इजाजत दें सर। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जो इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा था वो काफ़ी मुश्किल था। शहबाज शरीफ साहब से मुतासिर थे कि वो बड़ा अर्ली उठते हैं, देर तक काम करते हैं, लेकिन उनको काफ़ी चीज़ें कही गई पीपल्स पार्टी की तरफ से, यानी पीडीएम की हुकूमत में, लेकिन वो नहीं मानी गई। तो इससे क्या मतलब समझा जाए कि क्या अब जो बात क्योंकि हो रही है कि अगली हुकूमत आने के बाद पीपी और नून एक साथ खड़े होंगे, तो क्या पीपल्स पार्टी सर आपके ख्याल में माइंड बना चुकी है कि अब नून लीग के साथ नहीं चलना, अगर हुकूमत में वो होंगे तो हम अपोजिशन में होंगे? देखिए, आप एक बात इस सवाल पूछने से पहले एक हकीकत पे, एक इम्पेरेटिव पे गौर कर ले कि फ्रीडम ऑफ चॉइस या फ्रीडम ऑफ एक्शन, यानी आज़ादी अमल जो है और उसका हक अब सियासतदान जो इस वक्त मौजूद है मैदान में उनके पास नहीं है। ये हक इमरान खान ने जिताया था और वो अब जेल में है। कभी पीपल्स पार्टी भी जिताती रही है, लिहाजा भुट्टो साहब फांसी लग गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कर दी गई, तो हमने ये डिफाइंस पीपल्स पार्टी में देखा था। लेकिन अब जो है वो सियासतदानों के पास कोई बड़ी चॉइसेस नहीं है। लिहाजा जरदारी साहब जो हैं वो बड़ी प्रैग्मेटिक अमली बातें कर रहे थे और उन्होंने तो यहाँ तक नेशनल यूनिटी की गवर्नमेंट की बात भी कर दी आज। और अलबत्ता उन्होंने ये सवाल उठा दिया कि जरूरी नहीं कि वो PMLN ही का वजीर आजम हो या उनकी गवर्नमेंट बने, और लोग भी बना सकते हैं, कोई और आदमी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो लिहाजा उन्होंने ये भी रखा है कि आइंदा इलेक्शन के बाद उनकी ऑप्शंस ओपन होंगी। उन्होंने कहा कि चेस बोर्ड पे 172 हमें फिगर चाहिए, जो किसी के पास नहीं है। ये वो बात ठीक कह रहे हैं। ठीक। तो बात आपने सवाल किया था कि ये जो PTI की बात है, मैं समझता हूँ 20 दिन में जिस तरह के इंतखाबात पार्टियों में होते हैं, ये PTI के जो नुमाइंदे बुकला बाहर खड़े होकर तखरीरें करते हैं, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि सियासी तौर पर नाबालिग है, नापुख्ता है। इन्हें फौरी तौर पर 20 दिन के अंदर इंतखाबात कर लेने चाहिए और नहीं सर, लेकिन इम्तियाज साहब सर, लेकिन एक मसला है ना, अगर ये इंतखाबात कर भी लें तो लीडरशिप में कौन आगे आएगा? ये तो 200 के करीब वकीलों को टिकट, सर 200 के करीब वकीलों को टिकट दे रहे हैं ना, तो पार्टी तो आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, फर्स्ट एंड सेकंड टियर तो जा चुकी है। जी देखिए, पार्टियां तोड़ी जाती हैं, पार्टियां क्रश की जाती हैं, पार्टियां अगर उनकी आवाम में हमायत हो वो दोबारा खड़ी हो जाती हैं। हमने देखा नहीं पीपल्स पार्टी को कितना, या हमने देखा नहीं अवामी लीग को किस तरह एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था और शेख मुजीबुर रहमान मियां वाली जेल में आ गए थे। इस तरह हमने भुट्टो साहब के बारे में देखा, जिस तरह ज़िया-उल-हक के पीरियड में उन्हें पीपल्स पार्टी को जिस तरह तबाह किया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी जिंदा है। इसी तरह मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की पार्टी भी जिंदा है और जिंदा रहेगी। अच्छा सर, क्योंकि ये जो मामला है कि ये अभी इमरान खान डिस्क्वालीफाई नहीं हुए पार्टी किसी पब्लिक ऑफिस के लिए, ठीक, तो वो उन्हें अपना चेयरमैन इलेक्ट कर सकते हैं, ये उनका राइट है। सही। और देखना ये है कि आया उस कन्वेंशन को होने दिया जाएगा या नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा सर, क्योंकि आपके साथ वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन मैं एक सवाल बड़ा जरूरी है करना चाहूंगी। सर नवाज शरीफ साहब ने आज मरी में गुफ्तगू की कन्वेंशन में, और उसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने तो अपनी सियासत में कभी झूठ नहीं बोला। थरकोल मंसूबे का उन्होंने क्रेडिट लिया, लेकिन कुछ ही घंटों में साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि जी ये तो पीपल्स पार्टी ने किया था, आप किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? तो ये आप फरमाएं कि क्या वाकई उनकी सियासत में झूठ का एलिमेंट या मसलिहत पसंदी का एलिमेंट कभी नहीं रहा? क्या आपने तो उनको दहाइयों से देखा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासतदान की सच्चाई जरूरत के तहत होती है और सियासतदान का झूठ भी जरूरत के तहत होता है। सही। लेकिन ये मेरा ख्याल है रबा रबी पे बात कर दी है मियाँ साहब, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मियाँ साहब तरक्की के और खास तौर पर शाहराहों और ये जो एनर्जी सेक्टर के हवाले से बहुत उनकी आइडेंटिटी बन गई है, जिसे कहते हैं ना सरिये और ईंट की तरक्की का जो मॉडल है।
जिसे कहते हैं, ठीक, ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल, वो उससे बहुत ऑब्सेस्ड हैं और अब भी वो चाहते हैं उन्हें मौका मिलेगा तो मजीद शाहराहें बनाएंगे। हमने आप ये नहीं देखा होगा कि उन्होंने कहा हो कि मैं पाकिस्तान में 50 टॉप यूनिवर्सिटीज बनाऊंगा, मैं मैथ्स लिटरेसी करूंगा, आपने कभी नहीं सुना होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने बात की है वो कुछ हकाइक से मुताबिकत नहीं रखती, क्योंकि ये जो था चीन का मंसूबा और ये सी पैक की जो बात है या चीन का जो रोड एंड बेल्ट का जो मंसूबा था, ये 2013 में पेश हुआ, ठीक, और उस सदर जरदारी थे और इसमें पाकिस्तान की इनिशियल बातचीत उस वक्त हो चुकी थी। इसी तरह एक गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी जरदारी साहब उसका इफ्ताह करके चले गए थे, बन भी गया लेकिन पाकिस्तान में नहीं बना। नहीं, बिल्कुल, ये भी उनकी बात दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। तो लिहाजा ये जो कुछ काम जरदारी साहब ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किए, जैसे 18वीं तरमीम का काम था, उस सब के इत्तेफाक राय से 18वीं तरमीम का होना, आज उन्होंने 18वीं तरमीम को डिफेंड किया है। इसमें सारे सूबे इकट्ठे होंगे, खास तौर पर सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा सूबाई खुद मुख्तारी के हक में एक आवाज होंगे। ये बड़ी उन्होंने अहम आज बात की है, नहीं बिल्कुल, क्योंकि बात चल रही थी कि 18वीं तरमीम खत्म कर दी जाएगी। नहीं बिल्कुल सर, उसको तो खैर अवार्ड को बदल दिया जाए, उसको खैर सर बैकआउट कर चुकी थी नून लीग अपने मंशूर में शामिल ना करने का। लेकिन सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिस पे आज हम बात नहीं कर सके, लेकिन वक्त बिल्कुल गुजर गया और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिस पे बड़े सही मायनों में अली इम्तियाज़ आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन सियासी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ अचीवमेंट्स भी रही हैं, लेकिन उसको वो पजीराई नहीं मिल सकी। एक मुख्तसर वक्फा उसके बाद जहाँ पीपल्स पार्टी का जिक्र किया है, तो सिंध में उनके कॉम्पिटिटर जमात इस्लामी की क्या तैयारी है, खास तौर पर इलेक्शन के लिहाज से, क्योंकि जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनका जो टारगेट होता है वो सर फहरिस्त पीपल्स पार्टी होती है। आखिर उनका मुकाबला कैसे करेगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्ज सियासत क्या है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि सिंध में 15 साल हुकूमत करने के बावजूद भी कई ऐसी गलतियां हैं जो कि पीपल्स पार्टी से हुई हैं, जिनको ना सिर्फ वो ओन नहीं करती बल्कि जिम्मेदारी ये डालती है कि शायद उनकी कामयाबियों को हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन जो उनके नाक़दीन हैं वो खुलकर इस पर बात भी करते हैं। आज हाफिज नईमुर रहमान साहब जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, फोकस उसका गजा और हमास के हवाले से सूरत हाल थी, इसराइल का किरदार था, लेकिन उन्होंने सही मायनों में इस बात को भी उजागर किया कि हमारी सियासी जमातें और हुकूमतें क्या रोल प्ले कर रही हैं और क्या कर सकती हैं। इसी पर जरा उनसे बात भी कर लेते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो दावे कर रही है सिंध के लिहाज से, वफाक के लिहाज से, उनमें कितनी रियलिटी है प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर, नईमुर रहमान साहब ज्यादा बेहतर इस हवाले से बता सकते हैं। नईम साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमने सुनी यकीनन, लेकिन अगर जरदारी साहब ने आज एक इंटरव्यू भी दिया, उसमें भी उन्होंने खुलकर बात की, सिंध पर तो नहीं, अलबत्ता ये जरूर वाज़ेह हो गया कि वो और बिलावल साहब शायद कुछ चीजों में एक पेज पर नहीं है। सिंध में जो कुछ हो रहा है वो एक्चुअली आपके ख्याल में जरदारी साहब की मंशा पर हो रहा है या बिलावल साहब ने अब उसको टेक ओवर कर लिया है? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये दोनों की टैक्टिक्स है और कि एक को एक बात करनी है अब्बा को और बेटे को दूसरी बात करनी है, बाकी इसमें कोई इतना उनका फर्क नहीं है, दोनों का एक ही तरीके से काम चल रहा है। पीपल्स पार्टी तो वैसे थे मजमूई, अब जिस तरह की पार्टी बन गई है उसमें जाहिर है करप्शन का अंसर, लूटमार का अंसर, नाअहली का अंसर इतना ज्यादा है कि अब्बा हो या बेटे हो ये इसी को टो करेंगे और इसी को लेकर चलेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी है कुछ नहीं, 40 वडेरे और एक खानदान, इसके अलावा पीपल्स पार्टी अब कुछ भी नहीं है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पीपल्स पार्टी जैसे बहुत अपने आप को कामयाब पार्टी के तौर पर पेश करती है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मलीर कैंट में कैंटोनमेंट बोर्ड के एक जिमनी इंतखाब में हमने पीपल्स पार्टी को आधे से भी ज्यादा वोट से शिकस्त दे दी है और दो पार्टियों के वोट जो लोग अपोनेंट थे उनके जमा भी कर लें तो जमात इस्लामी के वोट ज्यादा हैं। पहले कर्नल रजा साहब के इंतकाल से खाली हुई थी, मेजर जुबैर साहब उस पर लड़ रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको शिकस्त दी है। जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात है और अवाम के हक पे डाका मारकर पीपल्स पार्टी ने अपना कब्जा मेयर बनवाया और नंबर तब्दील किए और फिर उसके बाद आखिर में तो ये हो गया कि 192 हार गया और 173 जीत गया। और ऐसा कलंका टीका है पीपल्स पार्टी पर जो इनका ताक़ुब पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कर रहा है और ये कभी भी अब बिलावल वजीर आजम नहीं बन सकते। अब तो ये मुहावरा बन गया है कि अगर कराची जैसे मेयर के इलेक्शन कराने हैं
تو پھر اس الیکشن کرانے کا فائدہ کیا؟ اب تو یہ تعاقب الیکشن کمیشن کا لوگ کرتے ہیں، بچے سوال کرتے ہیں کہ کراچی کے میئر جیسے الیکشن کرانے تو پھر الیکشن کا کیا فائدہ؟ جہاں تک ان کی پرفارمنس کی بات ہے، 15 سال لگاتار اور سن 70 سے لے کر اب تک یہ 50 سال میں بار بار حکومت میں موجود رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ پورا سندھ، انٹیریئر بھی اور اس کے شہر بھی اس وقت کیا ہے؟ 49,000 اسکول ہیں، کوئی ایک اسکول ایسا نہیں ہے 49,000 میں سے جس میں یہ کلیم کر سکیں کہ اس میں ہم اپنی بیوروکریسی کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں یا اپنے خاندان کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں یا MNAs MPs کے بچے پڑھ سکتے ہیں، ایک بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ مجھے بتائیں کہ صحت کے شعبے میں انہوں نے تباہی پھیر دی، ٹرانسپورٹیشن کا حال برا کر دیا، ابھی 40 بسیں آج بند کر دی انہوں نے جو الیکٹریکل بسیں تھیں، کرائے اس کے بڑھا رہے ہیں، اور بے شمار چیزیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو کلیم کرتی ہے۔ ہزاروں ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ گزشتہ 15 سال میں شہر کراچی اور اس میں سندھ کے لیے پاس ہوا، کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ KCR کراچی سرکولر ریلوے 12 سال 15 سال میں نہیں بنا سکے، K4 پانی کا منصوبہ نہیں کر سکے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بجلی میں کے الیکٹرک مافیا کے یہ پوری طرح سپورٹر ہیں، وہ مافیا ہے اور اس مافیا کو پوری طرح سپورٹ پیپلز پارٹی، نون لیگ، MQM سب کرتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ جو ہمارے تمام مسائل کے ذمہ دار ہیں وہ کیسے ہمیں ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی مجھے ایک سوال کی اجازت دیں، تبدیلی واقع ہوئی ہے جس کے نتیجے میں کچھ ہو جائے۔ نہیں بھائی مجھے ایک سوال کی اجازت دیں، دیکھیں آپ درست کہہ رہے ہیں، جو باتیں ہیں ریالٹی تو موجود ہیں، یہ مسائل سالوں سے ہیں، لیکن پھر اب اس میں 2 ضمنی سوال ہیں۔ کیا MQM اگر نون لیگ سے ہاتھ ملاتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے پیپلز پارٹی نے مسئلے حل نہیں کرنے؟ دوسرا، یہ جو بلدیاتی قوانین میں امینڈمنٹس کی گئی تھی جس پہ ریزرویشنز تھیں، اس کا مسئلہ یا اس کا مقصد یہی تھا کہ ایسے سسٹم کو بنا دیا جائے کہ اس میں پیپلز پارٹی کراچی یا اس قسم کے دیگر بڑے شہروں میں کامیاب ہو۔ تو آپ کا خیال ہے کہ وہ صحیح پلاننگ کر رہے ہیں کہ باقی جماعتوں کو آبسلیٹ کر دیں پھر اگلے الیکشن میں؟ اچھا ایک بات تو سمجھ لیں کہ MQM کبھی بھی پیپلز پارٹی سے جدا نہیں ہوتی، یہ ان کا ایسا اتحاد ہے جو صرف انتخاب کے موقع پر مہاجر سندھی تقسیم پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ فرینڈلی فائر ہوتے ہیں، یہ انورا کشتی ہوتی ہے اور الیکشن کے فوراً بعد یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مل کر رچ کے کھاتے ہیں اور تقسیم پیدا ہو جاتی ہے، اتنا تم کھاؤ گے اتنا ہم کھائیں گے۔ بتائیں نا کراچی کے مہاجروں کو کیا ملا، کراچی کے لوگوں کو کیا ملا؟ ہمیشہ MQM پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نون لیگ اور MQM کا اتحاد، یہ آلریڈی پہلے سے موجود ہے، بلکہ پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے، جو 3 جماعتوں کا اتحاد PDM کی صورت میں تو 13 جماعتیں تھیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ نون لیگ اور MQM کے اتحاد سے نقصان کس کو ہوگا؟ اگر کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ کیا پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ MQM جن علاقوں میں اپنے بندے کھڑے کرتی ہے یا کلیم کرتی ہے ان علاقوں میں تو پیپلز پارٹی ہوتی نہیں ہے، تو پھر یہ اتحاد پیپلز پارٹی کے خلاف ہے یا جماعت اسلامی کے خلاف ہے؟ نون لیگ اور MQM کا اگر کوئی اتحاد ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہے، وہ جماعت اسلامی کے خلاف ہے، اور اس مرتبہ MQM کو تو لگ پتا جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ملیر کینٹونمنٹ بورڈ کا جو الیکشن آج ہوا ہے تو کینٹونمنٹ کا جو الیکشن 2021 میں ہوا تھا اس میں MQM نے حصہ لیا تھا، بلدیاتی الیکشن نہیں تھا۔ آج اس سیٹ پر وہ الیکشن میں حصہ لینے کے قابل ہی نہیں تھے، ان کے پارٹی کے ایک لیڈر ہیں 25 ووٹ لیے تھے اس وقت بھی 2021 میں انہوں نے، یہ 25 ووٹ لینے کے قابل بھی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بندے نہیں کھڑے کیے۔ تو یہ تو ان کی کراچی میں پوزیشن ہے MQM کی، آئیے نون لیگ ان سے اتحاد کرنے، نون لیگ کا لینا دینا کیا ہے کراچی سے، اور پیپلز پارٹی اور یہ سب تو مل کر پھر جو ہے وہ بٹوارا کریں گے۔ اس لیے اصل میں تو عوام ہے ایک طرف۔ جی نہیں آپ یہ فرمائے گا کہ ہم نے میئر کا الیکشن بھی کنٹیسٹ ہوتے ہوئے دیکھا، اس میں آپ کی جماعت کی ریزرویشنز بھی دیکھی، جس طرح آپ اس پوائنٹ تک پہنچ کے پیچھے رہ گئے وہ بھی ہم نے دیکھا، لیکن اب اس مرتبہ اگر کنٹیسٹ ہوتے ہیں الیکشن، جنرل الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو جماعت اسلامی ایک تو یہ بتائے گا کہ کیا کسی سے اتحاد کرنا چاہے گی، سابقہ جو اتحادی PTI رہے کیا ان کے ساتھ جانا چاہے گی، یا آپ سمجھتے کہ انڈیویجول فلائٹ بہتر ہے؟ دوسرا، آپ کو کس حد تک ایشورنس ہے کہ آپ MQM کا ووٹ کاٹ سکیں گے؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن بھی تھا اس میں ہم نے الیکشن سے پہلے کوئی الائنس نہیں کیا تھا، PTI بھی لڑی تھی، جماعت اسلامی بھی لڑی تھی، اور PTI اس وقت لڑی تھی جب 9 مئی نہیں ہوا تھا، 15 جنوری کو، اور وہ پنجاب میں سویپ کر رہی تھی، اس کی پاپولیرٹی کو میں مانتا ہوں کراچی میں بھی موجود ہے، پہلے بھی تھی، لیکن PTI کے سپورٹر اور ووٹر نے کراچی میں جماعت اسلامی کو پریفر کیا اور وہ آئندہ بھی جماعت اسلامی کو ہی پریفر کریں گے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں جو ان کے نمائندے عمران خان کے نام پر منتخب ہوتے ہیں انفارچونیٹلی وہ ڈیلیور بھی نہیں کرتے اور وہ دوسری پارٹیوں میں بھی چلے جاتے ہیں۔ ابھی بھی وہ 32 لوگ جو غائب کر دیے گئے تھے انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے، تو اس لیے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ساری پاپولیرٹی ہونے کے باوجود وہ MQM کی طرف نہیں جائے گا وہ ووٹر،
وہ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جائے گا, وہ نون لیگ کی طرف نہیں جائے گا, اس کے پاس ایک زبردست قسم کی آلٹرنیٹ جماعت اسلامی کی صورت میں موجود ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا, اور اس کے بعد جب الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر لائک مائنڈڈ لوگوں کے ذریعے سے ہی آپ آگے بڑھتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم جماعت اسلامی اپنے نشان پر جائے گی. بہت لوکل ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے ہم ہمیشہ اوپن ہوتے ہیں, اچھے لوگوں کے ساتھ کہیں پر اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اتحاد کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو پیپلز پارٹی نے جو سب کچھ یہ کیا ہے, اتنی بری طرح یہ ایکسپوز ہوئی ہے, اور ظاہر ہماری بھی لرننگ ہوئی ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ بھائی پری پول دھاندلی ہو گئی, حلقے چھوٹے کر دیے, قانون سازی اپنی مرضی کی کر دی, چلے ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے, الیکشن تو کرائیں. تو جب انہوں نے الیکشن کرائے ہم نے اس کا بھی مقابلہ کیا, اس میں بھی ہرا دیا, لیکن انہوں نے تو اپنے آروز ڈی آروز کے ذریعے سے نمبر بدل دیے, اور انہوں نے بعد میں پھر جو ہے وہ اس طرح سے. تو اب ہم جس تجربے سے گزرے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنا لی ہے. الحمدللہ ہمارا اتحاد کراچی کے نوجوانوں سے ہے, کراچی کے عوام سے ہے. کراچی کی خواتین جماعت اسلامی کی طرف دیکھ رہی ہیں, ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کو امپاور کر رہے ہیں, ان کو پڑھا رہے ہیں, ان بچوں کو, اپنے بچیوں کو. تو اس وقت تو اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی لیڈنگ رول ادا کر رہی ہے. ہم ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس ساری فسطائیت کا بھی مقابلہ کریں گے. اور جہاں تک ایم کیو ایم کا ووٹ, تو ایم کیو ایم کا ووٹ ہے کہاں. ایم کیو ایم ایک پھٹا ہوا غبارہ ہے جس میں کچھ لوگ ہوا بھرنا چاہتے ہیں, وہ ہوا بھر نہیں سکے گی, پھیپڑے خراب ہو جائیں گے ہوا بھرنے والوں کے. صحیح. اس لیے ان کو سبق سیکھ لینا چاہیے. ایم کیو ایم ایگزسٹ نہیں کرتی پولیٹیکلی اور الیکٹورلی, وہ کراچی کے عوام میں بے وقت ہو چکی سر, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2013 کا نمبر کراس کریں ادھر گے, جانیاں اس کے پاس جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں 2013 کا نمبر کراس کریں گے ہم, جو ہم نے جتنا ووٹ 2013 میں لیا تھا. نہیں, خلاؤں میں تو وہ جہاں چاہیں مریخ پہ پہنچ جائیں, پھر اس کے بعد وہ کسی بلیک ہول میں داخل ہو جائیں, تو ان پہ کوئی اعتراض تھوڑی کر سکتا ہے. زمین پہ تو وہ موجود نہیں ہے. صحیح. تو اس لیے وہ تو ہار چکے ہیں پہلے ہی, ان کے پاس کچھ ہے نہیں, کچھ بات کرنے کے لیے نہیں ہے. 35 سال میں اس شہر کا جو بیڑا غرق ہوا, آپ بتائیں کہ جتنی لیڈرشپ ہے جو ظاہر الطاف حسین صاحب کے ساتھ تھی اور ان کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی, آج ان کو گالیاں دیتے ہیں. مال کتنا بنایا ان لوگوں نے, کسی نے ملیشیا میں, کسی نے کوئی بیریا ٹاؤن سے اٹیچ ہو گیا, کوئی جو ہے وہ جو جا کے لندن میں, کسی نے جو ہے امریکہ میں. کراچی کے عوام کو کیا ملا, کراچی کے مہاجر بچوں کو کیا ملا؟ تو ان لوگوں نے تو کراچی کو کچھ بھی نہیں دیا. تو یہ آپ کس بنیاد پر کراچی کے نوجوانوں کو اپیل کریں گے؟ اور بہت برا ہوگا ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی, اور کوئی نہیں کرے گا. ان کے کرتوت ان کے ساتھ یہ کام کریں گے. یہ ہمیشہ وڈیروں کو کراچی کا مینڈیٹ بیچتے رہے, ہمیشہ پیپلز پارٹی کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہوتے رہے, گورنرشپ پہ بیچ دیا, منسٹریوں پہ بیچ دیا, مالی منفعت پہ بیچ دیا. اب کراچی کے لوگ ان کی طرف نہیں جائیں گے. چلیں, یہ ووٹ فیصلہ کرے گا. بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, امیر جماعت اسلامی کراچی, ہمارے ساتھ موجود ہیں. جماعت اسلامی کی جو پلاننگ ہے اس کے نتائج انتخابات کے بعد ہی واضح ہوں گے, لیکن وہ پرعزم نظر آتے ہیں کہ جس طرح آج ان کو ایک ضمنی الیکشن میں کامیابی ملی ہے ان کی جماعت کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کراچی کا وہ ووٹر جو کہ آلموسٹ ہر جماعت سے ناراض نظر آتا ہے, آیا وہ جماعت اسلامی کی طرف بڑھتا ہے یا پھر نہیں. لیکن یہ ضرور طے ہے کہ اگر کراچی کے ووٹر نے رسپونڈ کیا مختلف انداز میں, تو یقیناً کراچی کی تقدیر بدل بھی سکتی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.